Welcome to Unacademy Studio Rise Indian History through MCQ की सीरीज में दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11। इसमें हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। इसमें प्रीलिम्स को टारगेट किया जाएगा थ्रू एमसीक्यूज, और जो एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन होंगी वो आपको मेंस के एग्जाम में हेल्प करेंगी। My name is Prince Luthra, All India rank 577, and here on Unacademy I teach ethics, current affairs and history. ऑन दिस प्लेटफॉर्म आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं, वेरियस एजुकेटर्स के, जो आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी सीएससी में कराए जाते हैं वो सभी उसके लिए फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं। देन वी हैव सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स टू, लाइक मिस्टर मुन्नाल पटेल इज देयर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, जतिन वर्मा, दीपांशु सिंह एंड मेनी मोर। अनअकैडमी प्लस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस पैकेजेस जो आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक 1 मंथ पैकेज है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 एंड 24 मंथ्स के पैकेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। आप पीएल लाइव कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट ऑफ द पैकेज इज 40,000 और पीएल लाइव कोड यूज करने के बाद दैट विल कम डाउन टू 36,000। सिमिलरली अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं द कॉस्ट इज 64,000 और पीएल लाइव कोड को यूज करने के बाद द कॉस्ट विल कम डाउन टू 57,600। तो ये वेरियस पैकेजेस हैं, ये वेरियस टाइम ड्यूरेशन के पैकेजेस हैं। जो भी टाइम ड्यूरेशन आपको कंफर्टेबल लगती है, सूटेबल लगती है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद कोई भी इसमें से एक पैकेज चूज कर सकते हैं, वेदर इट इज 1 मंथ, 3 मंथ, 6 एंड 12 और 24 महीने के आपके पास पैकेजेस हैं। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको पीएल लाइव कोड को यूज करना है एंड देन इवेंचुअली यू कैन मेक द पेमेंट। ठीक है, इसके आपको बेनिफिट्स क्या है, अनअकैडमी प्लस में आपको वो वीडियोस और वो सीरीज मिलेंगी जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बाय सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स। देन यू ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू डाउनलोड दैट लाइव क्लासेस और वॉच देम लेटर ऑन, अगर आप लाइव नहीं देख पाते किसी भी वजह से। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी पूरी तैयारी यहां पे हो जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। नाउ हम अपनी मार्किंग स्कीम पर चलेंगे। मार्किंग स्कीम इज लाइक, अगर 13 से 15 क्वेश्चन आप ठीक करते हैं, नाउ दैट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 10 से 12 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। ये दो ब्रैकेट्स ऐसे हैं कि अगर आप कंसिस्टेंटली यहां पे परफॉर्म करते हैं, आप यहीं पे फॉल कर रहे हैं, चाहे वो गुड हो या एक्सीलेंट हो, देन आपका प्रीलिम्स होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली यहां पे परफॉर्म करना होगा, एक बारी में परफॉर्म करने से बात नहीं बनेगी। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 7 to 9 के बीच में, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ डेंजर जोन। तो जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं व्हाई इट इज अ डेंजर जोन, बिकॉज इट्स अ 40 to 60% ब्रैकेट जहां पे प्रीलिम्स देने के बाद यू आर नॉट सो श्योर कि आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। तो इसी वजह से इस कोशिश करिए कि यहां पे मत फॉल करिए, अदरवाइज आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेस देन 6 इक्वल टू 6 अगर आपके एमसीक्यूज करेक्ट है, देन आपको बहुत ज्यादा फोकस देके पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रीलिम्स तो ऑफकोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये भी इस चीज का पता चलता है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, अदरवाइज जो मार्क्स होंगे वो इतने कम नहीं होने चाहिए थे। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, उस एक बार स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ ली है, 2 बार 3 बार, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉल नहीं करना चाहिए। नेवरदलेस अगर फिर भी नीचे की 2 ब्रैकेट में आप परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स ओके टू एन एक्सटेंट दैट यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्कोर ऑन एवरीडे बेसिस। तो कोशिश करिए कि आप पहली 2 ब्रैकेट्स में आने की कोशिश करिए, और नीचे की जो ब्रैकेट है यहाँ पे कोशिश करिए कि ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आप एमसीक्यू सभी स्टार्ट कर आपने सॉल्व करना शुरू किया तो इट्स ओके, या फिर आपने स्पेक्ट्रम की बुक नहीं पढ़ी तब भी ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रखी है या फिर थोड़ी बहुत आपकी बेसिक प्रिपरेशन है, तो कोशिश करिए ऊपर के रंग्स में स्कोर करने की। खैर, हम चलेंगे अपने लेक्चर पे आज, विच इज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था वो कैसा हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ रेबेलियंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और मेथड्स वाज यूज्ड फॉर इंपीरियल एक्सपेंशन। तो जो इंपीरियल एक्सपेंशन हुई थी, ब्रिटिशर्स ने जो अपने आप को एक्सपेंड किया था, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी। फर्स्ट, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर। तो क्या उन्होंने एनेक्सेशन करना शुरू किया था, हो सकता है, देखते हैं। देन पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी। तो क्या उसने वॉर से और सेकंड डिप्लोमेसी से एनेक्सेशन करना शुरू किया था और अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया था। देखिए, जब भी आप एनेक्सेशन करते हैं आपको एक्सपेंशन तो होता ही है, ठीक है, बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी गई थी एनेक्सेशन के लिए। फर्स्ट इज वॉर, सेकेंड इज डिप्लोमेसी। क्या दोनों यूज करी थी या एक यूज करी थी या दोनों में से कोई भी यूज नहीं करी थी। टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं इंपीरियल एक्सपेंशन के बारे में।
5 more सेकंड्स में डिस्कस करेंगे इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के लिए वॉर उन्होंने ऑप्ट करी थी। यस, कुछ जगह पर ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्स को यूज करके एनेक्सेशन किया था और बाकी जगह पर डिप्लोमेसी से एनेक्सेशन किया था। देखते हैं बेसिकली कौन कौन सी पावर्स ऐसी थी जो कि उन्होंने एक्वायर करी थी। बंगाल, ये वो रीजन्स थे। मैसूर, याद हो आपका मैसूर के साथ सब्सिडी अलायंस साइन किया था। मराठास, इनके साथ भी सब्सिडी अलायंस जो था साइन किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस 6 इनके साथ डिप्लोमेसी की पॉलिसी यूज करी गई थी। तो ब्रिटिश अप्लाइड डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इन कंटेक्स्ट ऑफ मेनी एग्जांपल्स। उनके डिप्लोमेसी में क्या क्या था? रिंग फेंस थी, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस। जो रिंग फेंस की पॉलिसी थी उसी का ही एक एक्सटेंशन था जो आपका सब्सिडरी अलायंस था। इसके अलावा दूसरे स्टेट्स को अपने अंदर मिलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी यूज किया था। तो ये देख सकते हैं हम डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक मेजर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने यूज किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉर मेजर्स और बैटल मेजर्स भी किसी किसी जगह पर लिए गए थे। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है कि अपनी इंपीरियल एक्सपेंशन के लिए वॉर का यूज किया गया था और डिप्लोमेसी का यूज किया गया था। तो जहां पे पावर यूज करनी होती थी ब्रिटिशर्स पावर यूज करते थे, जहां पे डिप्लोमेसी बातचीत से बात निकालते थे वहां पे बातचीत करते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which of the following statements is or are correct about ring fence policy? तो ring fence policy अभी हमने बताया था कि it's a diplomatic measure by the Britishers to annex different states। तो imperial expansion के लिए ये एक diplomatic measure जो था ब्रिटिशर्स ने लिया था। अब इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट है। It was introduced by Lord Dalhousie। तो क्या ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था? सेकेंड, इट एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन्स टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स। तो कंपनी के फ्रंटियर्स को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? ये रिंग फेंस पॉलिसी लेके आए थे जिसने की बफर जोन्स क्रिएट करना शुरू कर दिया था। थर्ड, कंपनी वांटेड टू सेफ गार्ड इट्स टेरिटरीज फ्रॉम अफगान इन्वेडर्स। इसी वजह से रिंग फेंस पॉलिसी को लाया गया था। दीज 3 स्टेटमेंट्स कंसीडर देम फॉर 15 सेकंड्स। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है और रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। Few more seconds। चलिए पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो रिंग फेंस पॉलिसी थी ये वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस करी थी। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑप्शन 1, 2, 3 एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेवरदलेस बाकी की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इट एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन ऑफ डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स। तो कंपनी को अपने आप को बचाने के लिए एक बफर जोन्स जो थे वो क्रिएट करने शुरू किए थे। मैंने आपको बताया था कि इट वाज अ प्रीकर्सर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। उसमें यही होता था कि सब्सिडरी फोर्सेस जो होती थी वो नेबरिंग स्टेट्स में बिठाई जाती थी, जिसके लिए नेबरिंग स्टेट्स पैसा पे करते थे। अब आप पूछेंगे सब्सिडरी अलायंस में भी यही होता है? बिल्कुल यही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्सिडरी अलायंस में 2-3 टर्म्स और भी, हम 2-3 जो ऐसी कंडीशंस थी, लाइक आप फॉरेन प्लेयर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ये कंडीशंस भी डाली गई थी। देयरफॉर जो रिंग फेंस पॉलिसी है, इसलिए मैंने इसको कहा कि इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का प्रीकर्सर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिटिशर्स ने मराठा के साथ रिंग फेंस पॉलिसी करी। अब ये क्यों करेंगे? ऑफकोर्स मराठा के अंदर अपनी सब्सिडी फोर्सेस को बिठाएंगे जिसकी मेंटेनेंस के लिए मराठा पैसा देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मराठा एक बफर स्टेट बन जाएगा ताकि आसपास के जो स्टेट्स हैं, लेट्स से कि मैसूर जो है वो ब्रिटिशर्स पे अटैक नहीं करे, क्योंकि मराठा तो ऑलरेडी आपके साथ है। अगर आपको याद भी हो, जब मैसूर के साथ फाइट होती थी तो वहां पे सब्सिडी अलायंस किसके साथ साइन करके रखा था? निजाम के साथ सब्सिडी अलायंस साइन करके रखा हुआ था और नवाब के साथ साइन करके रखा हुआ था, ताकि जब भी मैसूर आता है तो जो मराठा थे और जो आपके नवाब थे वो हमेशा ब्रिटिशर्स की साइड लेते थे। तो ये इसका फायदा होता है। अगर आप लेट्स से कि पंजाब के साथ ये सब्सिडी अलायंस या रिंग फेंस पॉलिसी को साइन कर लेते तो क्या फायदा होगा? पंजाब के साथ आपने रिंग फेंस पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने साइन कर ली तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो आपके सेफ हो गए, क्योंकि वहां से अगर अफगान आते हैं या फ्रेंच आते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब आपको एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है। यही इस पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उस टाइम मराठा, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब काफी पावरफुल किंगडम्स उभर के आ रही थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करके रखना चाहते थे। तीसरी स्टेटमेंट पे देखते हैं, कंपनी वांटेड टू सेफगार्ड इट्स टेरिटरी फ्रॉम अफगान इन्वेडर। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था वो ओपन रखा हुआ था और वहां से अफगान के आने का डर था और साथ में फ्रेंच और रशिया के बीच में, आपको याद होगा, नेपोलियन बोनापार्ट की रशियन के साथ एक ट्रीटी ऑफ टिलसिट साइन हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है रशिया और फ्रेंच कोशिश करे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडिया में घुसने की।
तो इस चीज के लिए भी, इस चीज को अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये ट्रीटी जो थी, रिंग फेंस पॉलिसी जो थी, ये लेके आए ताकि कुशन स्टेट्स या बफर स्टेट्स क्रिएट करे जा सके कंपनी को अपनी टेरिटरीज को बचाने के लिए। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? द सब्सिडी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो क्या लॉर्ड डलहौजी ने यूज किया था? देखेंगे। सेकंड, अंडर द सिस्टम दैट इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन द सर्विस विदाउट प्रायर ब्रिटिश अप्रूवल। तो इस सिस्टम के हिसाब से, सब्सिडी अलायंस के सिस्टम के हिसाब से, जो इंडियन रूलर इसको साइन करते थे वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, किसी भी यूरोपियन पावर, अब यूरोपियन पावर कौन है? जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, डेन्स हो गए, पोर्टुगीज हो गए, उनके लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे अपनी सर्विसेज के अंदर। देखेंगे। थर्ड, अवध वाज द फर्स्ट स्टेट विच फेल प्रे टू प्रोटेक्शन ट्रैप। तो प्रोटेक्शन ट्रैप जो था उसके अंडर में सबसे पहले अवध आया। यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं सब्सिडी अलायंस नहीं कह रहा हूं, सब्सिडी अलायंस में अवध हो सकता है पहले आया या बाद में आया, मैं प्रोटेक्शन ट्रैप की बात कर रहा हूं। तो इसको देख के तीनों स्टेटमेंट को कंसिडर करिए और आंसर करिए इसका। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम सब्सिडी अलायंस के बारे में पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सब्सिडी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो सब्सिडी अलायंस को लेके आए थे, और मेजर जो यूज किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली नहीं किया था। जहां पे लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ज्यादा यूज किया गया था, ना कि सब्सिडी अलायंस को। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड, अनदर सिस्टम इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन दिस सर्विस। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ब्रिटिश का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता था अगर आपको किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय करना अपनी सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड, अवध वाज द फर्स्ट स्टेट विच फेल प्रे टू प्रोटेक्शन ट्रैप। दिस इज राइट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सब्सिडी अलायंस की बात नहीं हो रही है, अवध के प्रोटेक्शन ट्रैप की बात हो रही है। 1765 का वो टाइम था जब सब्सिडी अलायंस से मिलता जुलता ही एक सिस्टम था जो कि पहले यूज किया जाता था सब्सिडी अलायंस से पहले, इवन रिंग ऑफ फेंस से भी पहले यूज किया जाता था। उसके हिसाब से अवध जो था पहला स्टेट ऐसा था जहां पर इस सिस्टम को यूज किया गया। अवध को ट्रूप्स प्रोवाइड करे गए जिसका मेंटेनेंस होता वो अवध ने किया था। तो प्रोटेक्शन ट्रैप में सबसे पहले कौन आया था? अवध। अगर ये स्टेटमेंट होती कि सब्सिडी अलायंस में पहले कौन आया था? अवध, तो ये स्टेटमेंट गलत होती क्योंकि इट वाज नॉट सब्सिडी अलायंस और फॉर्मल सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, बट इट वाज अ सिमिलर सिस्टम जिसका नाम सब्सिडी अलायंस नहीं था, बट जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो मिलती जुलती थी। सो अवध वाज द फर्स्ट स्टेट विच फेल प्रे टू प्रोटेक्शन ट्रैप। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा भी कहा जाता है कि इट वाज डुप्लेक्स। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जिसने यूरोपियन ट्रूप्स को इंडिया के अंदर इंडियन रूलर्स के पास बिठाया, जिसका मेंटेनेंस कौन करता था? इंडियन रूलर्स करते थे। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, क्योंकि नाम तो कब दिया गया था? नाम तो तब दिया गया था जब लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे, लेकिन इससे पहले भी इससे मिलते जुलते सिस्टम जो थे वो अपनाए गए थे। और डुप्लेक्स को ये कहा जाता है कि प्रोबेबली ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि फ्रांस के गवर्नर जनरल थे, जिनको इंडिया में अपॉइंट किया गया था, हु ब्रॉट दिस सिस्टम टू इंडिया। और इसके बाद क्लाइव ने इसे काफी यूज किया और काफी सारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने भी इसको काफी यूज किया, बट नाम जो है वो डुप्लेक्स का इसके साथ जोड़ के देखा जाता है। खैर, हम आगे चलेंगे इसके अंदर। यहां हमारा जो आंसर था क्या होगा? पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। सेकंड और थर्ड आंसर डी हो जाएगा। हम अब सब्सिडी अलायंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब्सिडी अलायंस भी एक बारी में नहीं आ गया। मैंने जैसे बताया कि पहले तो सब्सिडी अलायंस जो था उसका प्रीकर्सर रिंग फेंस था, और उससे पहले भी किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट वेरियस यूरोपियन पावर्स जो थी इंडिया के अंदर, इंडियन की किंगडम्स जो छोटी छोटी थी उसके अंदर अपने ट्रूप्स को रखते थे और उनको मेंटेन करने के लिए पैसा उन किंगडम से लेते थे। तो सब्सिडी अलायंस का जो सिस्टम भी था, जो एक फॉर्मल सिस्टम था जिसको फॉर्मलाइज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, वो भी डिफरेंट 4 स्टेजेस में इंडिया के अंदर आया। अब वो स्टेजेस हम देख लेते हैं। तो पहली स्टेज जो थी, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या था? सबसे पहले कंपनी अपनी हेल्प ऑफर करती थी एज अ फ्रेंडली इंडियन स्टेट। तो लेट्स से कि कंपनी जो है वो निजाम को एज अ फ्रेंडली स्टेट हेल्प करेगी कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे और किसी भी तरीके से आपको ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता था? इसमें एक कॉमन कोज को देखा जाता था। जैसे निजाम के साथ कॉमन कोज क्या होगा? देखिए ऐसा करते हैं, मैसूर आपके
आपका भी एनिमी है और मैसूर ब्रिटिशर्स मतलब हमारा भी एनिमी है, और इसी वजह से हम अपने ट्रूप्स जो है आपके यहाँ बिठा देते हैं। इनकेस मैसूर आप पे अटैक करता है तो वो जो ट्रूप्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। दिस वाज द सेकंड स्टेज। देन थर्ड स्टेज आई। इसके बाद क्या था, इसके बाद मैन और मनी का एक्सचेंज होने लगा, मतलब हम आपको मैन प्रोवाइड करेंगे, आप हमें मनी प्रोवाइड करिए। ठीक है, ये यहां स्टार्ट हो गया था। फोर्थ स्टेज होता है, ये बिल्कुल फॉर्मलाइज सिस्टम यहां पे आ गया था, मतलब जो मनी का अमाउंट था वो काफी बढ़ा दिया गया। ठीक है, और डिमांड ऑफ मैन जो थी वो भी काफी हद तक बढ़ गई थी, और प्रोटेक्शन मनी एक तरीके से फिक्स कर दी गई थी, और पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये डिफरेंट टेरिटरीज के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया था। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज के अंदर ही मैन और मनी का एक्सचेंज होने लग गया था। दे वर स्वैपिंग मैन विद द मनी। और फोर्थ स्टेज के अंदर इसको पूरे तरीके से फॉर्मलाइज कर दिया, मतलब मनी और द प्रोटेक्शन फीस वाज फिक्स्ड, और जो ये प्रोटेक्शन फीस को फिक्स किया गया था दैट वाज वेरी हाई। तो ये एक तरीके से काफी रेवेन्यू देने लग गया था किसको, ब्रिटिशर्स को। तो ये चार जो स्टेजेस थी, पहली स्टेज में क्या हुआ, एज अ फ्रेंडली मेजर आपको दिया गया। सेकंड, एक कॉमन कोस्ट को फाइन किया गया कि ठीक है आपको भी मैसूर से बचने की जरूरत है और हमें भी मैसूर से बचने की जरूरत है। आपका दुश्मन जो है, जो आपका फ्रेंड्स का एनिमी जो होगा हमारा भी एनिमी है, तो चलिए ऐसा करते हैं हमारे जो ट्रूप्स है वो आपकी टेरिटरी के अंदर रहेंगे। और थर्ड स्टेज के अंदर ये कहा गया कि जो हमारे ट्रूप्स आपकी टेरिटरी के अंदर आपकी प्रोटेक्शन के लिए रह रहे हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए। और फोर्थ स्टेज में जो पैसे का अमाउंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो ये सब्सिडी अलायंस की डिफरेंट स्टेजेस थी। देन हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द put the state rulers in chronological order of the acceptance of subsidy alliance। तो डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले किसने किया और बाद में किसने किया ये आपको बताना है। तो निजाम ऑफ हैदराबाद है, इन्होंने एक्सेप्ट किया था। देन जोधपुर है, भरतपुर है, पेशवा है। तो आप बताइए कि किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद किसने, देन किसने और फाइनली किसने जो सब्सिडी अलायंस का सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया। तो यू हैव 15 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फाइव मोर सेकेंड्स, डिस्कस करते हैं फिर। चलिए, सबसे पहले किसने किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद ने। निजाम ऑफ हैदराबाद ने अराउंड 1798 में सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। देन उसके बाद बारी आई थी पेशवा की। पेशवा ने 1801 में किया था। ठीक है, इसके बाद जोधपुर और भरतपुर थे। जोधपुर और भरतपुर का अगर ईयर की बात करें तो अराउंड 1810 के आसपास, और भरतपुर अराउंड 1818 के आसपास इन्होंने सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। तो अगर देखा जाए किस किसने साइन किया, हैदराबाद ने साइन किया था, और मैसूर जो था हैदराबाद के साथ साथ 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी उसके बाद क्या होता है, अगर आपको पिछले लेक्चर्स में याद हो, वोदेयर जो थे उसके एक यंग प्रिंस को किंग बना दिया गया था, और वहीं पे ही उसको कहा गया कि आप सब्सिडी अलायंस को साइन करो। तो 1799 का ही टाइम था। इसी साल में तंजौर ने और फिर अवध ने 1801 में सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। इसके बाद सिंधियास ने 1804 में, और फिर जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, इन लोगों ने भी सब्सिडी अलायंस का जो सिस्टम था उसको अपनाना शुरू कर दिया। और फाइनली होलकर्स जो थे उन्होंने भी 1818 के आसपास इसको साइन कर लिया था। तो ये जो थे ये डिफरेंट क्रोनोलॉजी थी कि किस किसने कब किस स्टेट ने, किस किंगडम ने कब जो था सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर पेशवा, और फिर जोधपुर एंड देन भरतपुर ने साइन किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट, अडॉप्टेड सन कैन नॉट इनहेरिट फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी फादर की नहीं ले पाएगा अगर वो सन अडॉप्टेड सन है तो। देन अडॉप्टेड सन कैन नॉट बी द लीगल एयर ऑफ द स्टेट। तो वो स्टेट का लीगल एयर भी नहीं हो सकता है। देन ब्रिटिश में गिव द स्टेट पावर टू अडॉप्टेड सन और में अनेक्स इट। तो ब्रिटिशर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी थी और एक तरीके से एक पॉसिबिलिटी थी कि चाहे तो वो स्टेट पावर को खुद कैप्चर कर सकते थे, या फिर चाहे तो उसको उसके अडॉप्टेड सन को दे सकते थे। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर आपको याद हो तो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री बुक्स में कुछ जगह पे इस चीज को भी कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, और फिलहाल हम डलहौजी का नाम ही मानेंगे। और इसको याद रखने का तरीका ये, डी से आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखते हैं,
और डी से ही डलहौजी है। ठीक है, फिलहाल 15 सेकंड्स लीजिए, इन 3 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फ्यू मोर सेकंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि दैट अडॉप्टेड सन कैन नॉट इनहेरिट फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द अडॉप्टेड सन कैन नॉट बी द लीगल हेयर ऑफ द स्टेट। मतलब जो स्टेट की पावर है पूरी किंगडम उसको नहीं देंगे, बट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके फादर की वो तो उसको दे दी जाएगी। सो ही कैन inherit the private property of his father, but he cannot inherit the rule of that particular state which his father was holding earlier। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको दी जा सकती है। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि स्टेट रूल उसको नहीं दिया जा सकता। थर्ड, यस, ब्रिटिश हैड द ऑप्शन दैट दे कुड ईदर अनेक्स द टेरिटरी, जहां पे इशू नहीं है किंग का, या फिर वो जो पावर है उसके अडॉप्टेड सन को भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसके बारे में कुछ और चीजें भी है, जैसे मैं बता रहा था। तो कुछ हिस्ट्री बुक्स में लिखा होता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो प्रोविजन था ये हिंदू लॉ और इंडियन कस्टम से पर बेस्ड है, बट हिंदू लॉ सीम टू बी समवट इनकंक्लूसिव ऑन दिस पॉइंट एंड द इंस्टेंस ऑफ इंडियन सॉवरन अनेक्सिंग द स्टेट ऑफ हिज वेसल ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स, इस चीज के ऊपर पूरे तरीके से क्लैरिटी नहीं है। देयरफॉर हम यहाँ पे यही मानेंगे दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसके साथ डलहौजी का नाम ही जोड़ेंगे। कुछ बुक्स में ऑफकोर्स अलग चीजें लिखी हुई हैं, उसको नहीं मानते हुए इवन एनसीईआरटी में भी यहाँ पे जो डलहौजी उनका नाम आएगा तो हम इसी पे ही स्टिक करेंगे। फिलहाल कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी एंड महाराजा रणजीत सिंह दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, बिकॉज महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने भी काफी सारी छोटी छोटी फिड्यूशरी जो थी अनेक्स करी थी। प्रॉबेबली जैसे हम पहले डिस्कस करते थे 12 मिसल होती थी, तो उनके फादर जो थे मान सिंह वो सुकरचकिया मिसल में थे। तो हो सकता है कुछ मिसल में ऐसी टाइम आए हों जब कोई भी इशू नहीं हो, कोई भी सन नहीं हो और अडॉप्टेड सन को रूल करने के लिए बिठाया जा रहा हो, और वहां पर क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह ने उनको अनेक्स कर लिया। तो काफी सारी फिड्यूशरी प्रिंसिपैलिटीज जो थी वो लैप्स के कारण महाराजा रणजीत सिंह ने जो थी अपने अंडर में ले ली थी, और वही चीज लॉर्ड डलहौजी ने भी करी थी। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी लॉर्ड डलहौजी और महाराजा रणजीत सिंह कंसर्निंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अनेक्स स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइम यही हुआ था, लैप्स के कारण काफी सारे जो स्टेट्स थे उसको अंग्रेजों ने अपने अंडर लिया था। सो व्हेन देयर इज अ रूलर ऑफ अ स्टेट हु डाइज विदाउट एनी मेल इश्यू, तो उस केस में ब्रिटिशर्स जो थे ऑफकोर्स उनके पास ऑप्शन रहता था, चाहे तो वो जो अडॉप्टेड सन है उसको चलाने दे स्टेट को या फिर अनेक्स कर लें। ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे इस टाइम में, देयरफॉर दे स्टार्टेड एक्वायरिंग और अनेक्सिंग द स्टेट्स। अब कौन कौन से उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेट्स को अनेक्स किया, लाइक सतारा को उन्होंने लिया, झांसी को लिया, झांसी इज वेरी फेमस फॉर दिस, नागपुर को लिया, इवन जैतपुर को लिया, साथ में सांभलपुर को लिया, और भगत जो मध्य प्रदेश में आता है उसको भी इन्होंने एज एन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से अनेक्स कर लिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ओके, सो 3 यहाँ पे गवर्नर जनरल दिए हैं और उनकी पॉलिसीज दी हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे, पता नहीं, देखते हैं। वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस लेके आए थे, डलहौजी रिंग फेंस लेके आए थे। टेक 15 सेकंड्स। अगर पिछले 5 क्वेश्चन जो हमने करे उनको ध्यान से सुना है आपने, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बिकॉज हमने सब कुछ डिस्कस किया है इसके अंदर। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, वॉरेन हेस्टिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैंने बताया था डी से क्या है, डी से डलहौजी है और डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। तो ये तो गलत ही हो गया, पहला और तीसरा यही अपने आप गलत हो गए, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो रिंग फेंस लेके आए थे और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सेकंड जो है वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस लेके आए थे, ये स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। और बेसिक जो तरीका याद रखने का ये बस ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डलहौजी, फिर क्वेश्चन ये आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पुट द फॉलोइंग अनेक्स स्टेट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आपको बताया था पीछे की काफी सारे स्टेट्स को, इवन सतारा, झांसी, अवध, जैतपुर, भगत, इन सबको एक्वायर किया गया था, अनेक्स किया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा सबसे पहले किया गया था और कौन सा बाद में। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
5 more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं. पहले सबसे पहले 1848 में सतारा को एक्वायर किया गया था. उसके बाद 1854 में झांसी और फाइनली 1856 में लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध. ठीक है, अवध के में हुआ क्या था, नवाब वाजिद अली शाह यहां पर थे और उनको मिस गवर्नमेंट के लिए, मतलब वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मेल इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मिस गवर्नमेंट के लिए उसको हटा दिया गया कि जो वाजिद अली शाह है वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, और हटा के 1856 में अवध को भी अनेक्स कर लिया. तो हमारा यह आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज सबसे पहले सतारा को किया, फिर झांसी को किया और फिर अवध को किया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर. ट्रीटी ऑफ संगोली वॉज साइन बिटवीन. ट्रीटी ऑफ संगोली किन दो लोगों के बीच में, किन दो पावर्स के बीच में साइन करी गई थी? क्या ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, ब्रिटिश और भूटानीज के बीच में, ब्रिटिश और अफगान और ब्रिटिश और मराठा के बीच में? ये बताइए किसके बीच में और इसके क्या कंडीशंस थी, उसको भी डिस्कस करेंगे. टेक 15 सेकेंड्स. फाइव मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करते हैं इसको. चलिए, ट्रीटी ऑफ संगोली जो थी ब्रिटिश और नेपालीज के बीच में साइन करी गई थी 1816 में. ठीक है, टोटली और कंप्लीटली इट वाज इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज नेपाल जो नेपालीज थे उनको काफी सारी यहाँ पे प्रिविलेजेस देनी पड़ी ब्रिटिशर्स को. सबसे पहले उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट किया और अपने यहाँ पे बिठाया. एंड आपको पता है ब्रिटिश रेजिडेंट वाज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. देन नेपाल ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स को दिए, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, गढ़वाल, कुमाऊं और तेरई के ऊपर से भी अपने क्लेम्स हटा लिए. और इवन पहले क्या होता था, वो असम में घुसते रहते थे, वहां से भी अपने आप को हटा लिया. सिक्किम से भी अपने आप को उन्होंने विड्रॉ कर लिया नेपालीज ने. और एक चीज इंपॉर्टेंट ये हुई थी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो मिल गए थे किसको, ब्रिटिशर्स को, और साथ में ही नेपाल ने काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था. तो दिस वाज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स जो थे वो हिमालय तक पहुंच गए थे और वहां पे उनको बेटर ट्रेड की फैसिलिटीज मिल रही थी. ठीक है, इसके अलावा उन्होंने काफी सारे हिल स्टेशन को भी एक्वायर किया ब्रिटिशर्स ने, लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल. और साथ में जो गोरखास थे उन्होंने भी जो ब्रिटिश आर्मी थे उसको ज्वाइन किया. और इसके बाद एक गोरखा रेजिमेंट थी जो उनकी क्रिएट हो गई थी. ठीक है, तो देखा जाए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को. यहाँ पे मिलिट्री पावर भी उनको एक्स्ट्रा मिली गोरखा के रूप में और काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो थे वो भी उनको मिले. किससे? सिर्फ ट्रीटी ऑफ संगोली से. तो ए है यहाँ पे आंसर, ब्रिटिश और नेपालीज के बीच में साइन करी गई थी, ध्यान रखिएगा. फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट एंग्लो बर्मीज रिलेशन? तो अंग्रेजों और बर्मा के बीच में रिलेशंस कैसे थे? 3 स्टेटमेंट दिए. 4 एंग्लो बर्मीज वॉर्स वर फॉट. तो दोनों के बीच में 4 फाइट्स लड़ी गई थी, वॉर्स लड़ी गई थी. देखते हैं. इंग्लिश वांटेड टू चेक फ्रेंच एम्बिशन टू बर्मा. तो जो अंग्रेज थे वो अपने आप में ही इनसिक्योर थे, बिकॉज दे नेवर वांटेड फ्रेंच और द फ्रांस टू एंटर इनटू बर्मा, बिकॉज वहां के जो रिसोर्सेज थे बर्मा के वो ब्रिटिशर्स खुद यूज करना चाहते थे. देन बर्मा वॉज अट्रैक्टिव फॉर ब्रिटिश बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज. सो काफी फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे यहाँ पर, वुड, फ्रूट्स, इसके अलावा रूट्स ऑफ ट्रीज. तो इन सब चीजों के लिए ब्रिटिशर्स जो थे खासतौर पे वुड के लिए काफी अट्रैक्टेड थे टुवर्ड्स द बर्मा. तो इसी वजह से वॉर्स हुई. कितनी वॉर्स हुई वो आप बताएंगे. और फ्रेंच का जो एम्बिशन था उसको भी रोकना चाहते थे और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भी एक्वायर करना चाहते थे. टेक 15 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या है. चलिए डिस्कस करते हैं एंग्लो बर्मिस रिलेशन के बारे में. तो क्या 4 वॉर्स हुई थी अंग्रेजों और बर्मा के बीच में? सो दिस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज देयर वर 3 एंग्लो बर्मिस वॉर विच वर फॉट बिटवीन द 2 पावर्स. पहली स्टेटमेंट गलत होगी. सेकंड, इंग्लिश वांटेड टू चेक फ्रेंच एम्बिशन इन बर्मा, बिकॉज जो फ्रांस था, बर्मा के पास काफी ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, उसकी तरफ फ्रांस भी अट्रैक्टेड था और फ्रांस भी बर्मा के अंदर जाना चाहता था.
इस चीज को अंग्रेज अच्छे तरीके से समझ रहे थे एंड दे वांटेड टू चेक फ्रेंच एम्बिशन, दे वांटेड टू चेक फ्रेंच, और दे वांटेड टू प्रिवेंट फ्रेंच फ्रॉम एंटरिंग टू बर्मा। तो सेकंड भी सही है। थर्ड, ये तो मैंने बता ही दिया कि काफी ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे जो सभी को चाहिए थे उस टाइम पर। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट बर्मा वॉर, जो 1824 से 26 के बीच में हुई थी, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है द फर्स्ट वॉर विद बर्मा वाज फॉट व्हेन द बर्मीज एक्सपेंशन वेस्टवर्ड्स। तो जब बर्मीज वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे थे उस वजह से, या तब फर्स्ट जो वॉर थी बर्मा और अंग्रेजों के बीच में हुई। देखते हैं, ट्रीटी ऑफ येंडबू वाज साइंड पोस्ट फर्स्ट बर्मीज वॉर। तो पहली बर्मीज वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ येंडबू साइन करी गई। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ एक येंडबू थी और ट्रीटी ऑफ गैंडमैक थी। अब सोचिएगा दोनों में से कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी। टेक 15 सेकंड्स, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं इसे। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि बर्मा जब वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा था उसके बाद जो फर्स्ट बर्मा वॉर थी वो हुई। सो मोर ऑफ यू कैन से इट वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फर्स्ट बर्मीज वॉर। ये स्टेटमेंट सही है। वाई? बिकॉज बर्मा वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा था और इसने एक्सपेंशन करने के लिए जो अराकान है और मणिपुर, इस पे अपना ऑक्यूपेशन ले लिया। ठीक है, अब ये असम की तरफ बढ़ने लगा। तो अंग्रेजों को ये चीज पसंद नहीं आई कि ऑफकोर्स असम में उनका अपना होल्ड था अंग्रेजों का, और वो नहीं चाहते थे कि बर्मा किसी भी तरीके से वहां पर एंटर करे। तो इस वजह से फर्स्ट बर्मा वॉर हुई। पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, ट्रीटी ऑफ येंडबू साइन करी गई थी। यस, फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद एज ए कंक्लूजन जो ट्रीटी साइन करी गई थी दैट वाज येंडबू ट्रीटी और ट्रीटी ऑफ येंडबू। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ येंडबू के अंदर ये कहा गया कि जो बर्मीज है दे विल पे 1 करोड़ एज वॉर कंपनसेशन। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि ब्रिटिश बहुत ज्यादा पैसा वॉर कंपनसेशन में लेते थे। क्यों? क्योंकि वॉर करने के लिए, टू वेज वॉर, ब्रिटिशर्स यूज टू रेज मनी फ्रॉम ब्रिटिश पीपल। तो अपने लोगों से पैसा रेज करते थे, उसके बाद वॉर करते थे, और ये जो पैसा इकट्ठा होता था वॉर जीतने के बाद, उसमें से एक शेयर जो था अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब जो उनकी वॉर के लिए पैसा लगाते थे ब्रिटिशर्स की वॉर के लिए, उनको अच्छे रिटर्न दे देते थे। तो यहां पे बर्मा को एक तो 1 करोड़ रुपए देना पड़ा, देन उनको कुछ कोस्टल प्रोविंसेस भी जो देने थे वो देने पड़े। किसको? ब्रिटिशर्स को। देन उनको अपना जो क्लेम था असम के ऊपर से हटाना पड़ा। अभी तक वो असम की तरफ देख रहे थे कि असम को भी हम एक्वायर कर लेंगे, बट यहां पर इस ट्रीटी के बाद ये कहा गया कि अब असम को आप टच भी नहीं करेंगे। देन उन्होंने मणिपुर को जो एक्वायर किया था उन्होंने अराकान के साथ एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो था वो मान लिया था, मतलब उसके ऊपर से भी अपना जो डोमिनेशन था वो हटा लिया था। इसके बाद एक कमर्शियल ट्रीटी भी साइन करी। किससे? अंग्रेजों से। और इसमें काफी ज्यादा प्रिविलेजेस जो थे वो अंग्रेजों को दिए होंगे ऑफकोर्स। देन दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश रेजिडेंट इन देयर ओन टेरिटरी। देखा जाए तो घुमा फिरा के जितनी भी ट्रीटीज होती है उसमें यही होते हैं कि आप एक दूसरे की टेरिटरीज वापस करते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स वापस करते हैं। जैसे अंग्रेज अगर जीतते हैं सो दे यूजुअली टेक अ बिगर अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। उसके बाद क्या करते हैं वो कुछ प्रोविंसेस या कुछ टेरिटरी ले लेते हैं। ठीक है, साथ में ही कुछ इसके अलावा वो अपना एक रेजिडेंट जो होता है कोशिश करते हैं कि उसको हारी हुई जो किंगडम होगी उसके अंदर बिठाया जा सके। और कमर्शियल ट्रीटी तो वो जरूरी करते हैं, मतलब कमर्शियल प्रिविलेज लेना वो कभी भी नहीं बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स हमेशा कॉम्पनसेशन लेते हैं और कमर्शियल प्रिविलेजेस लेते हैं, साथ में टेरिटरी लेते हैं और अपना एक रेजिडेंट आपके घर पे बिठा देते हैं। तो ये जो है अंग्रेजों का एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजी थी जो ट्रीटीज में ये जो टर्म्स थी वो इंक्लूड करते ही करते थे। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। Which of the following statements is or are correct about second Burma War? Second Burma War के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है सेकंड वॉर वाज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल नीड। तो ब्रिटिश को कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट्स में किसी चीज की जरूरत थी, उसी की वजह से ये बैटल हुई थी। देखते हैं। सेकंड, टिम्बर रिसोर्सेज वाज अ मेन अट्रैक्शन ऑफ द ब्रिटिश। तो जो बर्मा के अंदर जो टिम्बर था दैट वाज ल्योरिंग ब्रिटिशर्स की आप यहाँ पे अटैक करके ये सारी जो रिसोर्सेज है उसको एक्वायर कर सकते हैं। थर्ड, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड पेगू द ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस ऑफ बर्मा। तो पहली ट्रीटी के बाद काफी ज्यादा कोस्टल प्रोविंसेस तो बर्मा के ले लिए थे, एक जो प्रोविंस था वो बचा था वो भी इन्होंने ले लिया आफ्टर सेकंड बर्मीज वॉर। नाउ टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, फिर डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर सही क्या है और सेकंड बर्मा वॉर के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड बर्मिस वॉर हुई थी ना, ये दो रीजन की वजह से हुई थी। एक तो ब्रिटिश की कमर्शियल पॉलिसी, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा इस एस्पेक्ट में रिसोर्सेज चाहिए थे और प्रिविलेजेस चाहिए थी। प्लस लॉर्ड डलहौजी की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, वो क्या थी, आप टेरिटरी को जितना एक्वायर कर सकते हैं करो, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट में देखा जाए तो पेगू को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, तो इससे लॉर्ड डलहौजी की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के बारे में पता चलता है। तो तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी यहीं पे करेक्ट हो गई। पहली दो स्टेटमेंट आपस में मिलती जुलती है। जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि कमर्शियल नीड थी ब्रिटिशर्स को, इसी वजह से सेकंड बर्मीज वॉर हुई थी। और उसको सेकंड जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करती है कि कमर्शियल जो नीड थी वो ये थी कि टिम्बर के रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल कराए जा सकते थे ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से ऑफकोर्स उनका अट्रैक्शन बर्मा की तरफ बना हुआ था। तो पहली दो स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कमर्शियल नीड थी ब्रिटिशर्स की, इसके अलावा काफी रिसोर्सेज थे बर्मा के पास, इसलिए उनको अटैक किया गया। देन उनके पास टेरिटरी थी जिसको ब्रिटिशर्स जो थे एक्वायर कर सकते थे और अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते थे। इसी वजह से पेगू जो था लास्ट उनका कोस्टल प्रोविंस था, उसको भी एक्वायर कर लिया गया। आंसर सी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट थर्ड बर्मा वॉर, जो 1885 में हुई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है बर्मिस किंग बिदान वाज सक्सीडेड बाय हिज सन थीबास हु सक्सीडेड टू द थ्रोन। देन थीबा वाज हॉस्पिटेबल टुवर्ड्स ब्रिटिश, तो जो थीबा थे वो ब्रिटिश के लिए काफी पॉजिटिव थे, फ्रेंडली थे और हॉस्पिटेबल थे। देखेंगे डफरिन ऑर्डर द इन्वेजन एंड फाइनल एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा इन 1885, तो डफरिन ने ऑर्डर किया जिसके बाद इन्वेजन किया गया बर्मा को और फाइनली एनेक्सेशन किया गया 1885 में। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फ्यू मोर सेकेंड्स। चलिए, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है थर्ड बर्मिस वॉर के बारे में, बर्मिस किंग बिदान वाज सक्सीडेड बाय हिज सन थीबा हु सक्सीडेड टू द थ्रोन। यस, पहले जो थे, जो बर्मिस किंग थे वो रूल करते थे बिंदान, उनके बाद उनके बेटे जो थे थीबा आए जिन्होंने रूल करना शुरू किया। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, थीबा वाज हॉस्पिटेबल, नो, थीबा वाज होस्टाइल, तो शुरू से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। जो बिंदान के बेटे थे थीबा, वो अंग्रेजों को पसंद नहीं किया करते थे। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। थर्ड पे आते हैं, डफरिन ने ऑर्डर किया इन्वेजन कर लो बर्मा का और उसे फाइनली अनेक्स कर लो बाय 1885, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि डफरिन के ऑर्डर के बाद ही बर्मा पे अटैक किया गया और उसे अनेक्स किया गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी 1 एंड 3, ठीक है। अब क्या थीबा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। थीबा नेवर लाइक ब्रिटिशर्स, रादर वो फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ अपने रिलेशंस को बना के रखते थे, ये जो न्यू रूलर ऑफ बर्मा थे, और यही चीज ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती थी। इसलिए जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया थीबा के ऊपर, यहां पे इनको गोरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ा। किसको? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि बर्मीज जो लोग थे, इनकी जो आर्मी थी वो गोरिल्ला वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट थी। इसके अलावा जो बर्मीज थे, यहाँ पे बर्मीज नेशनलिस्ट थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले बर्मा जो था वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इस लिंक की वजह से कि बर्मा के नेशनलिस्ट जो है इंडिया के नेशनलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, 1935 के अंदर बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। मेन थर्ड बर्मीज वॉर के बारे में आपको किंग्स के बारे में बता दिया गया, ये बता दिया गया कि ब्रिटिशर्स के लिए उनका एटीट्यूड कैसा था, और जो बर्मीज नेशनलिस्ट थे उनका जो लिंक था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बताया गया। 1935 के अंदर ब्रिटिश सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया, व्हाई? बिकॉज दे नेवर वांटेड द नेशनलिस्ट ऑफ दीज टू कंट्रीज कुड कम टुगेदर। वो चाहते ही नहीं थे कि दोनों कंट्रीज के जो नेशनलिस्ट हैं वो एक साथ एक स्टेज पे आए, इसी वजह से दोनों को सेपरेट कर दिया गया। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। Which of the following statements is or are correct about Anglo-Tibetan relations? Anglo-Tibetan relation के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो आपको बतानी है कौन सी सही है। फर्स्ट, कर्जन सेंट ए स्मॉल गोरखा कंटिजेंट टू तिब्बत, तिब्बत के अंदर एक कॉन्टिजेंट को किसने भेजा? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने अपने टाइम पर। देन गोरखा कॉन्टिजेंट जो भेजी गई थी दैट वाज हेडेड बाय कर्नल यंग हस्बैंड, तो उस कॉन्टिजेंट को कौन हेड कर रहे थे? कर्नल यंग हस्बैंड जो थे उसको हेड कर रहे थे। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं। फ्यू मोर सेकेंड्स।
चलिए, एंग्लो टिबेटन रिलेशन करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। बेसिकली ब्रिटिशर्स वांटेड टू इंप्रूव द रिलेशन विद तिब्बत, दैट्स वाई उन्होंने अपनी एक कॉन्टीजेंट जो थी वहां भेजी ताकि बातचीत करके उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। यस, तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, कर्जन ने भेजी थी। और बाद में ये जो स्टेटमेंट है कि उसको हेड कौन कर रहे थे, कर्नल यंग हस्बैंड कर रहे थे। नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि जो उसको हेड करने वाले कर्नल थे उनका नाम यंग हस्बैंड ही था। देन टिबेटन रिफ्यूज टू नेगोशिएट एंड ऑफर्ड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, तो ये जो टिबेटन का स्टैंस था वो यही था कि वो नेगोशिएट नहीं करना चाहते थे और एक नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस को जो थे वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा सी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is or are correct about Treaty of Lhasa? Treaty of Lhasa 1904 में साइन हुई थी। तीन स्टेटमेंट है। टिबेट वुड रिस्पेक्ट द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम, इस ट्रीटी की एक टर्म यही थी कि जो टिबेट है वो सिक्किम की जो फ्रंटियर है उसको रिस्पेक्ट करेगा। टिबेट वुड पे एन इंडेमनिटी ऑफ 75 lakhs एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपी पर एनम, तो हर साल 1 लाख रुपए देगा और 75 लाख का जुर्माना जो था इंडेमनिटी मतलब कॉम्पनसेशन के तौर पे उनसे लिया जाएगा। टिबेट वुड नॉट ग्रांट एनी कंसेशन टू एनी फॉरेन स्टेट, तो फॉरेन स्टेट को किसी भी तरीके की जो कंसेशन है या कोई भी ग्रांट है, चाहे वो टेरिटरी से लेके हो या कमर्शियल प्रिविलेजेस को लेके हो, वो टिबेट जो है नहीं देगा। टेक 15 सेकंड्स पे ट्रीटी ऑफ ल्हासा को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, टिबेट वुड रिस्पेक्ट द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम। ये जो ट्रीटी ऑफ ल्हासा थी इसके अंदर ये टर्म इंट्रोड्यूस करी गई थी कि टिबेट जो है वो सिक्किम के फ्रंटियर्स को, सिक्किम के बॉर्डर को रिस्पेक्ट करेगा। सेकंड, टिबेट को ये कहा गया कि आपको 75 लाख रुपीस इंडेमनिटी मतलब कॉम्पनसेशन देनी है, दैट इज 1 लाख रुपीस पर एनम आपको हमें देना पड़ेगा। ये चीज भी करी गई। और इसके बाद जो दो एरियाज थे दैट इज भूटान एंड सिक्किम, इसके बीच का जो एरिया था चुम्बी वैली, जो वैसे भी न्यूज में रहती है काफी, इस एरिया पर भी ब्रिटिशर्स ने कहा कि यहां पर भी इंडिया गवर्नमेंट जो होगी वो 75 ईयर्स तक रहेगी, तो सॉर्ट ऑफ लीज पे से ले लिया था 75 साल के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं, टिबेट वुड नॉट ग्रांट एनी कंसेशन टू एनी फॉरेन स्टेट, तो वेदर इट इज कंसर्निंग रेलवेज, इट इज कंसर्निंग रोड्स, टेलीग्राफ, किसी भी फॉरेन स्टेट एक्टर्स को आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ये तो वो अपनी टर्म्स में, ये ट्रीटीज में डालते ही थे। तो यहां पे हमारा आंसर सी हो जाएगा बिकॉज तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो पहली स्टेटमेंट कहती है ऑकलैंड वाज इंडियन गवर्नर जनरल इन 1836, तो 1836 में कौन आए थे? ऑकलैंड आए थे। ऑकलैंड एडवोकेटेड अ फॉरवर्ड पॉलिसी, तो उन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आए थे, उसको एडवोकेट किया था। देन फॉरवर्ड पॉलिसी सजेस्टेड ट्रीटीज विद द नेबरिंग कंट्रीज और बाय एनेक्सिंग देम कंप्लीटली, तो या तो जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ आप ट्रीटी साइन कर लो किसी भी तरीके की, या फिर उनको पूरे तरीके से एनेक्स कर लो। ये फॉरवर्ड पॉलिसी थी। टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद हम ऑकलैंड के बारे में और इस ट्रीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सो ऑकलैंड वाज इंडिया गवर्नर जनरल इन 1836, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनके बारे में भी कहा जाता है ही वाज द मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल। और मोस्ट अनसक्सेसफुल कहने का रीजन यही है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स थे, उनको काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था बिकॉज ऑफ ऑकलैंड, तो इस वजह से भी इनको मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल कहते हैं। और ये अपनी एक फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आए थे। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें यही था कि आप किसी भी तरीके से जो टेरिटरी है नेबरिंग कंट्रीज की वो अपने पास लेके आएंगे, चाहे वो आप ट्रीटी करिए या उनको अनेक्स करिए, ये आप देखिए। लेकिन फॉरवर्ड पॉलिसी में दोनों ही मेजर्स दिए गए थे, दैट इज आप ट्रीटी कर सकते हैं या अनेक्सेशन डायरेक्टली कर। तो इसमें यही कर रहे थे जो लॉर्ड ऑकलैंड थे, या तो वो ट्रीटी करके बफर स्टेट्स क्रिएट कर रहे थे, और जो किंगडम्स ट्रीटी करने के लिए नहीं मानते थे उनको अनेक्स कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिलहाल हम एक क्विक 5 मिनट्स का रिकैप करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने इंपीरियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश थे वो कैसे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, वो वॉर करके कर रहे थे और साथ में डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज करके भी कर रहे थे। और डिप्लोमेटिक स्किल्स में हमने पढ़ा था क्या कर रहे थे, वो रिंग फेंस कर रहे थे। इसके अलावा रिंग फेंस के अलावा क्या कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे और सब्सिडी अलायंस कर रहे थे। ठीक है, सेकंड चलते हैं,
रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको कौन लेके आया था, इसको वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए थे। उसमें था क्या, इट वाज अ प्रीकर्सर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जिसके अंदर जो किंगडम आपसे रिंग फेंस करती हैं उसके अंदर आप अपने ट्रूप्स रखेंगे और उनसे एक हैफ्टी अमाउंट लेंगे, दैट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फोर्सेस। तो देन हम नेक्स्ट चलते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सब्सिडियरी अलायंस। इसके अंदर लेके कौन आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। और इसमें प्रोटेक्शन ट्रैप में सबसे पहले कौन सा स्टेट आया था, अवध आया था। हमने डुप्लेक्स के बारे में पढ़ा था कि जो सब्सिडियरी अलायंस अगर बात करी जाए तो प्रोबेबली ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन ऑल द गवर्नर जनरल्स जो कि ये पॉलिसी लेके आए थे। इवन तो जो नाम था, फॉर्मली जो नाम दिया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे दिया गया था। देन हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी कि पहले अंग्रेज जो थे वो अपने ट्रूप्स आपको एज अ फ्रेंडशिप मेजर देते थे। उसके बाद वो आपको ये कहते थे कि दैट वी हैव अ कॉमन एनिमी, इसी वजह से जस्ट टेक आवर ट्रूप्स एंड हेल्प योरसेल्फ। देन मैन के बदले पैसा लेना उन्होंने शुरू किया और 4th स्टेज में उन्होंने पूरे सिस्टम को फॉर्मलाइज करा और काफी ज्यादा अमाउंट लिया गया ट्रूप्स के बदले में। इसके बाद हमने सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले कौन एक्वायर किए गए थे। सबसे पहले हैदराबाद, देन पेशवा, फिर जोधपुर, फिर भरतपुर। इसके अलावा सिंधिया ने, भोंसले ने, तांजोर, मैसूर, इन सब ने ही सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया था। फाइनली इसके बाद हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा था, जो हमने कहा था कि डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डी से डलहौजी से लेके आए थे। इसके अंदर आप जो विदाउट इश्यू कोई भी किंग जो होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसका कोई भी बेटा नहीं है, इन दैट केस अडॉप्टेड सन को उस स्टेट को चलाने की पावर नहीं दी जाती। लेकिन जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो तो उसको दे दी जाती है, लेकिन आगे स्टेट नहीं चला सकता। वो ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि क्या उसको स्टेट चलाने देना चाहिए या फिर ब्रिटिश उस टेरिटरी को अनेक्स कर ले। हमने ये भी पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे और इवन महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पे काफी ज्यादा इस तरीके से अनेक्सेशन हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने काफी सारी फिड्यूशियरी प्रिंसिपैलिटीज जो थी उनको अपने अंदर अनेक्स किया था जब देयर वॉज अ किंग हु डाइड विदाउट एनी इश्यू। तो कोई भी उसका बेटा नहीं हुआ, उसके बाद डेथ हुई और महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी जो प्रिंसिपैलिटी थी उसको एक्वायर कर लिया। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर भी ऐसा हुआ, काफी ज्यादा स्टेट्स जो थे उनको अनेक्स कर दिया गया। जैसे हमने स्टेट्स को डिस्कस किया था, कौन कौन से स्टेट्स जो थे एक्वायर करे गए थे, अनेक्स करे गए थे। सतारा, झांसी, नागपुर, जैतपुर, भगत, संबलपुर, इन सबको अनेक्स किया गया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन सा गवर्नर जनरल कौन सी पॉलिसी लेके आया था। वॉरेन हेस्टिंग्स हमने बताया था रिंग फेंस, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस। देन हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया था अनेक्स स्टेट्स को। तो सबसे पहले सतारा को लिया गया 1848 में, देन झांसी को 1854 में और फाइनली अवध को 1856 में। देन ट्रीटी ऑफ संगोली के बारे में पढ़ा था। इट वाज बिटवीन ब्रिटिश एंड नेपालीज। काफी नुकसान हुआ नेपाल को इसके बाद, बिकॉज उनको एक तो इंडेमनिटी काफी ज्यादा देनी पड़ी, एक रेजिडेंट को अपने यहां बिठाना पड़ा। जो इंपॉर्टेंट उनके डिस्ट्रिक्ट्स होते थे लाइक गढ़वाल एंड कुमाऊं, दैट दे सीडेड टू ब्रिटिशर्स। इसके बाद दे ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस कमर्शियल प्रिविलेजेस टू ब्रिटिश एम्पायर। तो इस केस के अंदर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्लस जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे और नेपालीज को काफी नुकसान हुआ। देन एंग्लो बर्मीज वॉर को हमने डिस्कस किया था। 3 ऐसी वॉर्स हुई थी दोनों के बीच में। इंग्लिश जो थे दे नेवर वांटेड फ्रेंच टू एंटर बर्मा एंड बर्मा वाज वेरी फेमस और वेरी लुक्रेटिव फॉर फॉरेस्ट और टिम्बर रिसोर्सेज। तो इस चीज की वजह से भी जो ब्रिटिशर्स थे वो बर्मा के साथ दे वांटेड टू इन्वॉल्व इन अ वॉर सो दैट दे कुड एक्वायर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बर्मा। देन हमने इसके बाद फर्स्ट बर्मा वॉर के बारे में पढ़ा था। इसके बाद ट्रीटी ऑफ येंडबू साइन करी गई थी। उसके अंदर काफी ज्यादा पैसा मांगा गया था, अराउंड 1 करोड़ कॉम्पनसेशन मांगा गया। और साथ में ही जो कोस्टल प्रोविंसेस थे वो भी जो बर्मीज हैं उनको देने पड़े ब्रिटिशर्स को। असम के ऊपर से अपना जो उनका एक हक था वो हटा दिया उन्होंने और मणिपुर को इंडिपेंडेंट जो स्टेट था वो मान लिया। इसके अलावा कमर्शियल प्रिविलेजेस काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स को दी और फाइनली जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको अलाउ कर दिया अपनी टेरिटरी में बैठने के लिए। देन सेकेंड बर्मीज वॉर में जो था पेगू करके लास्ट कोस्टल प्रोविंस था वो भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया। इसके अलावा टिम्बर रिसोर्सेज को भी एक्वायर किया और उनकी कमर्शियल नीड तो थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था थर्ड बर्मीज वॉर के बारे में, जिसमें किंग बिंदान के बाद कौन आए थे, उनके बेटे थीबा आए थे। थीबा नेवर लाइक ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और जर्मनी के साथ वो अलायंस करते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फाइनली डफरिन ने 1885 में इन्वेड किया बर्मा को और जितने भी उनके रिसोर्सेज थे वो टेक ओवर कर लिए। हालांकि इतना आसान नहीं था बिकॉज देयर वाज अ गोरिल्ला अपराइजिंग बर्मा के अंदर। और हमने जो बर्मा के नेशनलिस्ट है उनके बारे में पढ़ा था कि उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेशनलिस्ट थे उनके साथ अच्छी बनती थी और इसी वजह से 1935 में कि ये दोनों नेशनलिस्ट मिलकर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को बाहर ना निकाल दें, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया और बर्मा को अलग अलग कर दिया। देन हमने पढ़ा था इसके बाद एंग्लो टिबेटन रिलेशन के बारे में। कर्जन ने एक गोरखा कैंडिडेट भेजी थी टिबेट के अंदर ताकि उनसे बातचीत करके उनको टेबल पे लाया जा सके और इसको हेड जो कर रहे थे वो कर्नल यंग हस्बैंड कर रहे थे।
14 क्वेश्चन में हमने ट्रीटी ऑफ लासा के बारे में पढ़ा था, जिसमें 75 लाख रुपीज तिब्बत को देने पड़े एज अ कॉम्पनसेशन, और इसके बाद चुम्बी वैली का जो एरिया था वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया था। साथ में ही इसमें यह भी कहा गया जो तिब्बत है वो किसी भी बाहर की यूरोपियन कंट्री के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखेगी विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। फाइनली हमने 15th क्वेश्चन के अंदर ऑकलैंड के बारे में पढ़ा था, दैट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेल्ड और ये मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल, क्योंकि उनके टाइम पर ही एंग्लो अफगान वॉर हुई थी जिसके अंदर काफी नुकसान हुआ था और काफी ह्यूमिलेशन देखना पड़ा था ब्रिटिशर्स को। फॉरवर्ड पॉलिसी वही लेके आए थे। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब भी हमने देखा था, दैट इज यू ईदर क्रिएट बफर स्टेट्स बाय ऑप्टिंग फॉर अ ट्रीटी विद अ पर्टिकुलर स्टेट, और अगर वो स्टेट ट्रीटी को साइन नहीं कर रहा है देन यू गो फॉर द अनेक्सेशन। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे हमने इसका एक क्विक रिकैप भी किया। नाउ आप अपना स्कोर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर 13 to 15 है देन इट्स अ गुड स्कोर, एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशंस। 10 से 12 का स्कोर भी आपका अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे आपका प्रीलिम्स इजीली क्रैक हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर थर्ड ब्रैकेट में आपका स्कोर है, आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है यहाँ पे, और फोर्थ के अंदर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। नाउ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी स्टूडियो राइज का, ये लिंक यूज कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर टेलीग्राम के अंदर जाके अनअकैडमी स्टूडियो राइज लिखिएगा, देन ज्वाइन द चैनल। उसके अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे जितने भी अनअकैडमी स्टूडियो राइज पे एजुकेटर्स हैं वो आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अस अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अनअकैडमी चैनल, और आप PL लाइव कोड को भी यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, गुड बाय।